तो हम लोग पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। तो इसका जो शीर्षक है, हेडिंग, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसे हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा होता है जब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा जब कोई पदार्थ अकेले जब कोई पदार्थ अकेले या जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रम रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है, मतलब संयोग करता है आपस में, तो उससे जो नए भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे। क्या करेंगे? दहन मतलब जलाएंगे। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? CO2 का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार H2, अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाएगा, तो वह किसका निर्माण करेगा? HCl का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ यानी क्लोराइड के साथ अगर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दिया जाएगा तो वह किसका निर्माण कर लेगा? HCl का निर्माण कर लेगा। अब इसे समझ लेते हैं फिर से कि कोई भी पदार्थ जब किसी अन्य पदार्थ से संयोग करता है, उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी अभिक्रियाएं देखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमेशा संयोग करके कोई भी अन्य पदार्थ से या तत्व से नया पदार्थ का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर दैनिक जीवन में हम लोग हर रोज चाय पीते हैं ना। तो चाय में हम लोग क्या करते हैं? पहले पानी डाल देते हैं, है ना। पानी के बाद दूध देते हैं, दूध में फिर ऊष्मा डाल देते हैं, यानी फिर चीनी डाल देते हैं। ये सारे पदार्थ को आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं, यानी क्रिया करवाते हैं, और तब जाके कुछ क्षण बाद क्या बन जाता है? चाय बन जाता है। तो अब हमारा जो देखो कई भी प्रकार से, हाँ ठीक है, इसमें पत्ती छूट गया, पत्ती भी डाल देते हैं, चाय पत्ती। ये सारे चीज़ों को जब हम डाल देते हैं तो कुछ देर जब ऊष्मा पर आपस में ये सभी क्रिया करता है तो क्रिया करने के फलस्वरूप एक नए पदार्थ के रूप में हम लोगों को क्या मिलता है? तब ये जो नया पदार्थ है, क्या इसका स्वाद केवल पत्ती से मिलता है? केवल पानी से मिलता है? सबसे डिफरेंट हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है, भाग लेने के फलस्वरूप
नए पदार्थ का जो निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल उसका गुण नेचर क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग घर में डेली चावल का भात बनाते हैं, तो चावल में पानी डालकर उष्मा पर जब चढ़ा देते हैं तो कुछ देर बाद आपस में उनमें प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन जाता है, भात बन जाता है। तो क्या ये भात का स्वाद चावल से मैच करता है? नहीं, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये सब दैनिक जीवन में हर रोज हर क्षण क्या हम लोगों के साथ अभिक्रियाएं होती रहती है और उस अभिक्रिया का परिणाम के फलस्वरूप हमारा बहुत सारा कार्य संपन्न होता है। किसी को कोई दिक्कत? रासायनिक, तो हम लोग ये रासायनिक अभिक्रिया से ही जुड़ा शब्द है अभिकारक या प्रतिकारक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इसका डिफिनेशन होता है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे अभिकारक या प्रतिकारक कहा जाता है। उसे अभिकारक या प्रतिकारक कहा जाता है, प्रतिकारक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं, ध्यान दो आगे। हमने अभी तुरंत पढ़ा कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या निर्मित होता है, CO2 गैस। तो इस अभिक्रिया में भाग कौन कौन तत्व लिया है, यानी कौन कौन पदार्थ है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, कौन भाग ले रही है इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन। यानी इस अभिक्रिया में, ये संपूर्ण अभिक्रिया जो हो रहा है, इस दहन की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रही है। इसमें हमने डिफिनेशन में पढ़ा है कि जो भाग लेती है, यानी जो इसमें साझेदारी देती है, अपना हिस्सेदारी देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकारक या अभिकारक। तो अतः इसमें हमारा इस अभिक्रिया में हो गया अतः कार्बन C एवं O2 दोनों क्या है, C एवं O2 प्रतिकारक है, C एवं O2 प्रतिकारक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण अगर हम यह ले ले, Mg को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारा निर्मित होता है MgO। किसका निर्माण होता है, MgO का निर्माण होता है। तो इसमें मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का गठन होता है। इसमें अभिकारक या प्रतिकारक कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतः मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन ना, ये क्या है, प्रतिकारक है, प्रतिकारक है। किसी को कोई दिक्कत? तो उत्पाद को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिफल, और अंग्रेजी में इसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। जो पदार्थ, इसका डिफिनेशन होता है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं उसे प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है, प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। जैसे अब समझेंगे इसे कि प्रतिफल कौन सा पदार्थ होता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से संयोग कराएंगे तो हमारा गठन होता है जल का। किसका गठन होता है, जल का। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। संतुलित हम आगे पढ़ेंगे संतुलित क्या होता है।
तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग किया तो किसका निर्माण किया? जल का। हम लोग जान रहे हैं कि H2 और O2 क्या है? अभिकारक है, क्योंकि ये भाग लेने वाले पदार्थ हैं। जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक है, जिससे जस्ट पहले पढ़े हैं। लेकिन भाग लेकर जो निर्मित किया, ये निर्मित पदार्थ कौन सा है? उत्पाद है। H2O जल, ये क्या हो गया? उत्पाद। हम लोग यह लिखेंगे, अतः H2O इस अभिक्रिया के उत्पाद कौन सा हो गया? इस अभिक्रिया के उत्पाद H2O है। H2O है। H2O है। कोई दिक्कत? H2O। दूसरा उदाहरण, अगर हम उदाहरण दें C+O2, CO2 हुआ, इस अभिक्रिया के उत्पाद कौन से हो गए? तो इस अभिक्रिया में उत्पाद हो गया हमारा CO2। इस अभिक्रिया में उत्पाद है, इस अभिक्रिया में उत्पाद CO2 है। अगर पूछेंगे कि C और O2 क्या है, मतलब अभिक्रिया में ये अभिकारक और उस और वाला उत्पाद, तो इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि तीर चिन्ह के पहले जो भी तत्व या पदार्थ आते हैं वे सभी क्या कहलाएंगे? अभिकारक। तीर चिन्ह के दाईं ओर जो भी पदार्थ, चाहे एक पदार्थ हो, दो पदार्थ हो, कई पदार्थ हो, वे सभी हमारा प्रोडक्ट कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। तो अभिकारक और उत्पाद को समझने में कोई दिक्कत? जब भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। यानी तीर चिन्ह के पहले जो पदार्थ आती है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। तीर चिन्ह के आगे जो पदार्थ आती है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग क्या समझते हैं? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया की सबसे पहली विशेषताएं होती है कि जब किसी भी दो या दो से अधिक तत्वों के बीच, यौगिकों के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो इसमें बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं। तो पहला लक्षण, कई लक्षण है, हम एक एक करके जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से मिलाया जाता है तो अपने आप गैस के रूप में एक नए प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाता है बाहर। जैसे हम लोग कभी घर में दिवाली के समय में चूना की भी पुताई करते हुए देखते हैं, चूना जल का मिश्रण करते हैं ना, तो जैसे ही हम लोग पानी में डालते हैं चूना, हमें बहुत सारा उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। कुछ वाष्प के जैसा बाहर निकलता हुआ धुआं जैसा दिखता है, वो गैस है। उसके बाद हम लोग यह भी देखते हैं कि हम जल भी ठंडा था, चूना भी ठंडा था, दोनों को डाल देते हैं तो अपने आप दोनों में क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का भी निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद और भी विशेषताएं होती है। हम लोग यह भी देखे हैं कि जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के दौरान कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नीचे में
पेंदी में इकट्ठा हो जाता है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर हम लोग यही अभिक्रिया लिए ना, चूना और जल मिलाते हैं, तो चूना और जल के मिलावट में हम लोग देखते होंगे कि नीचे में पेंदी में चूना का कुछ ठोस कण जो पिघलता ही नहीं है, वह एकदम ठोस के रूप में नीचे में क्या हो जाता है, बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। तो जब कोई भी रिएक्शन के फलस्वरूप कोई भी कण पूर्ण रूपेण मिले नहीं, एक अवक्षेप के रूप में अलग हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप, यानी नए पदार्थ के रूप में अवक्षेप का निर्माण होता है। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप, अवक्षेप की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप की प्राप्ति होती है। अवक्षेप का मतलब वह ठोस कण जो कभी अभिक्रिया के फलस्वरूप नीचे में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था भी चेंज होता है। जैसे मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं ना, मोमबत्ती ठोस अवस्था में है ना, जैसे ही उसको दहन कराते हैं तो क्या हो जाता है, गल जाता है, अर्थात द्रव अवस्था में परिणत हो जाता है। तो रासायनिक, हम इससे स्पष्ट कर लेते हैं, स्पष्ट समझ में आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया से कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था चेंज कर सकता है। ठोस है, हो सकता है द्रव बन सकता है, द्रव है गैस बन जाता है। जैसे पानी को हम लोग उबालते हैं, उबालते हैं ना, तो द्रव से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद और भी विशेषताएं देखा जाता है रासायनिक अभिक्रिया में, कलर भी चेंज होते हुए देखे होंगे। जैसे अब देखो, जब कैल्शियम सल्फेट का एक विलयन होता है, घोल होता है, जब उसमें आयरन या लोहा डालते हैं तो वह उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया किसी भी प्रोडक्ट का कलर को भी क्या कर सकती है, रंग को भी प्रभावित कर सकता है, रंग को भी प्रभावित कर सकता है। हम लोग लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे 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 में हम लिख लेंगे, जैसे कैल्शियम सल्फेट के विलयन में, जैसे कैल्शियम सल्फेट के विलयन में, हाँ इसी में, जैसे कैल्शियम सल्फेट के विलयन में, कैल्शियम सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, कैल्शियम सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, लोहे की कील डालने पर, लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग मलिन हो जाना,
कैल्शियम सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग मलिन हो जाना, विलयन का रंग मलिन हो जाना। कोई दिक्कत? तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी खासियत हमें देखने के लिए मिल सकता है। गैस निकल सकते हैं, जब भी हम कोई भी अभिक्रिया करवाएंगे तो वहाँ क्या निकल सकता है? गैस निकल सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊष्मा यानी पदार्थ में ऊष्मा का जो है चेंजिंग देखा जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप की प्राप्ति होती है। अवक्षेप समझ रहे हैं? जब कोई भी पदार्थ आपस में एक दूसरे को मिलाएंगे तो नीचे में पेंदी में कुछ हम लोग देखते हैं ठोस पदार्थ के कण क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेप। अवक्षेप बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप की प्राप्ति होती है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, मोमबत्ती ठोस से क्या हो जाती है? जलाने पर द्रव में परिणत हो जाता है, कुछ गैस बनकर उड़ भी जाता है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है। तो रंग का परिवर्तन मतलब अभी ये तुरंत उदाहरण दिए हैं, कैल्शियम सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे का अंश यानी लोहे का कील या टुकड़ा डालते हैं तो कैल्शियम सल्फेट का रंग पहले होता है नीला। जैसे ही विलयन में फेरस मिलाया जाता है, लोहा मिलाया जाता है, वैसे ही उसका रंग क्या हो जाता है? भद्दा कलर हो जाता है, मलिन हो जाता है देखने में। इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या करती है? किसी भी चीज यौगिक का क्या कर सकता है? रंग बदल सकता है। तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके संकेत या सूत्र के द्वारा लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं ना क्या कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। ये हम लोग कथनात्मक तथ्य जान रहे हैं। कथन के रूप में जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में संयोग किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है? जल का। ये कथन के रूप में लिखा गया है, लेकिन जब हम इसको किस रूप में लिखेंगे? समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H, ऑक्सीजन का संकेत होता है O। लेकिन जब आपस में ये अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु आपस में
मिलता है और उसके बाद किसका निर्माण करता है? H2O यानी जल के एक अणु का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमारा यह क्या हो गया? ये हो गया जो लिखे संकेत के रूप में नीचे हमारा लिखा हुआ हो गया ये समीकरण। हम यहाँ जो दो लगा रहे हैं ये समीकरण का हो गया संतुलन, यानी संतुलित करना। सीखेंगे आगे समीकरण की का संतुलन कैसे किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण का ये रूप हो गया 2H2O प्लस O2। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं इससे पहले कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर, उपस्थिति में दहन करने पर CO2 गैस बनता है। दहन करने पर CO2 गैस बनता है, गैस बनता है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं। अब इसको संकेत में लिखेंगे तो कार्बन के लिए संकेत क्या है? C, कार्बन का संकेत, और ऑक्सीजन का संकेत O2। अब दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है? CO2 गैस। जो हमने नीचे संकेत में लिखा इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इसे ही हम लोग कहेंगे समीकरण। तो सीधा तात्पर्य हो गया कि जब कोई भी अभिक्रिया को, किसी भी अभिक्रिया को उसके संकेत या सूत्र के माध्यम से दर्शाते हैं तो क्या कहलाता है? ये हमारा रासायनिक समीकरण। किसी को कोई दिक्कत नहीं है।